नमस्कार। आज हम साहित्य के पन्नों से निकलकर एक ऐसे किरदार की दुनिया में झांकने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही जासूसी, रहस्य और तेज दिमाग की तस्वीरें उभर आती हैं। शर्लॉक होम्स। मतलब सदियों से ये किरदार लोगों को लुभाता आया है। बिल्कुल। आखिर क्या है इनकी इस कभी न खत्म होने वाली लोकप्रियता का राज? हाँ, ये सवाल तो है। हमारे पास कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख है जो सर आर्थर कॉनन डॉयल के इस अमर किरदार पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। अच्छा। इनमें उनके बनने की कहानी है, उनके तरीकों की बारीकियां हैं और कुछ ऐसी बातें भी जो शायद पहली नजर में पता ना चले। दिलचस्प लगता है। तो आज का मकसद है इन स्रोतों के जरिए शर्लक होम्स के किरदार की गहराई को समझना। सही। सिर्फ ये नहीं कि वो कौन थे, बल्कि ये कि वो इतने खास क्यों बने, उनकी सोच, उनकी शख्सियत, उनके साथी, दुश्मन। चलिए इन सब पहलुओं के गहरी पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी जानकारी से। जी। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, जी। शर्लक होम्स एक काल्पनिक जासूस है। हाँ, कल्पनक। जिन्हें ब्रिटिश लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने रचा था। और उनकी शोहरत की वजह उनकी कमाल की अवलोकन शक्ति, मतलब बारीकियों देखने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। हाँ। और उन बारीकियों से बड़े नतीजे निकालने का उनका वो तार्किक अंदाज, डिडक्शन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये बात सचमुच हैरान करती है कि कैसे कागज पर उकेरा गया एक किरदार हकीकत से भी ज्यादा प्रभावशाली बन गया। सही कहा। और उनकी ये काबिलियत चीजों को उस नजर से देखना जैसे कोई और नहीं देख सकता और फिर उससे मतलब निकालना, यही शायद उन्हें आज भी इतना इतना रिलेवेंट बनाए हुए हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा से ऐसे दिमागों की तरफ खिंचता रहा है जो साधारण से परे जाकर सोच सकें, जो दुनिया को एक पहेली की तरह देखें। हाँ, और उसे सुलझा भी लें। बिल्कुल सही कहा। और इस किरदार को और ठोस बनाते हैं कुछ जाने पहचाने तथ्य। जैसे कि उनका पहला केस 1887 में अ स्टडी इन स्कारलेट उपन्यास में सामने आया था। अच्छा, 1887। उनके साथी और कहानी के सूत्रधार डॉक्टर जॉन एच वॉटसन। हाँ, वॉटसन। सिर्फ दोस्त और रूममेट ही नहीं, बल्कि वो जरिया जिनसे हम होम्स की कहानियां पढ़ते हैं। बिल्कुल, वॉटसन का किरदार वाकई बहुत अहम है। जैसा इन स्रोतों में भी इशारा मिलता है, वो सिर्फ होम्स के कारनामों का ब्यौरा नहीं देते, बल्कि वो होम्स के मानवीय पक्ष को भी सामने लाते हैं, जिसे होम्स खुद अक्सर अपने तार्किक पर्दे के पीछे छिपाए रखते हैं। सही। वॉटसन हमारी तरह हैं। वो होम्स की प्रतिभा से हैरान होते हैं, कभी कभी उनकी अजीब आदतों से परेशान भी। हाँ, ये तो है। उनके नजरिए से होम्स सिर्फ एक जीनियस नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान लगते हैं। और वो पता 221B बेकर स्ट्रीट लंदन, कौन भूल सकता है। अरे वो तो लैंडमार्क बन गया। ये पता इतना मशहूर हो गया कि लोग इसे असली समझने लगे थे। ये उस किरदार को एक भौगोलिक पहचान देता है, उसे लंदन के नक्शे पर स्थापित कर देता है, जिससे वो और भी वास्तविक लगते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेच है। अच्छा, क्या? एक मशहूर लाइन है जो होम्स से जोड़ी जाती है, एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। हाँ, बिल्कुल, सुनिए। ऐसा लगता है मानो ये उनका तकिया कलाम हो। पर हमारे हाथ लगे ये नोट्स और लेख एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। क्या? ये लाइन इस तरह से कॉनन डॉयल की लिखी मूल कहानियों में कहीं है ही नहीं। अरे सच में? हाँ। ये हुई ना दिलचस्प बात, है ना? ये दिखाता है कि लोकमानस और पॉपुलर कल्चर कैसे किरदारों को अपना लेता है और कभी-कभी उनमें अपनी तरफ से चीजें जोड़ देता है या बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। शायद ये छोटी सी लाइन होम्स के आत्मविश्वास से भरे, सब कुछ समझ जाने वाले अंदाज को इतने अच्छे से पकड़ती है कि भले ही वो मूल कहानियों में ना हो, लोगों ने उसे सच मान लिया। शायद यही बात हो। ये इस बात का सबूत है कि किरदार अपनी कहानियों की सीमाओं को लांघकर कैसे एक सांस्कृतिक प्रतीक बन जाते हैं। सही। जिनकी अपनी एक अलग पहचान विकसित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं होम्स की शख्सियत और उनके खासियतों की तरफ। स्रोत बताते हैं कि उनके पास जासूसी के लिए एक शानदार तार्किक दिमाग था। लॉजिकल रीजनिंग। हाँ। वो भेष बदलने में उस्ताद थे, जरूरत पड़ने पर किसी भी रूप में ढल जाते थे। अच्छा, डिस्गाइज। हाँ, उन्हें वायलिन बजाने का शौक था। अक्सर केस सुलझाते हुए या सोचते हुए वो वायलिन बजाते थे। और उनका मिजाज काफी हद तक ठंडा, भावनाओं से परे, सिर्फ तर्क पर चलने वाला। ये सारे गुण मिलकर एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। हाँ। एक तरफ वो बेहद तार्किक और विश्लेषणात्मक हैं, भावनाओं को बीच में नहीं आने देते। दूसरी तरफ भेष बदलने की कला, वो बताती है कि वो सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी कितने लचीले और साधन संपन्न थे। और वायलिन,
ये उनके ठंडे तर्क के साथ एक आलात्मक संवेदनशीलता का पुट जोड़ता है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है मानो उनका दिमाग इतना सक्रिय रहता था कि उसे या तो जटिल केस चाहिए या फिर संगीत जैसी कोई और चुनौती। ये विरोधाभासी उन्हें इतना दिलचस्प बनाते हैं। हाँ, और अवलोकन और अनुमान की जो बात हमने शुरू में की थी, स्रोत इस पर और रोशनी डालते हैं। अच्छा, उनका तरीका सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि देखकर समझना था। देखना और समझना। हाँ, वो किसी के कपड़ों पर लगी मिट्टी देखकर बता सकते थे कि वो लंदन के किस इलाके से आया है, या किसी के हाथ देखकर उसके पेशे का अंदाजा लगा लेते थे। अरे वाह! छोटी से छोटी चीज जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनके लिए एक अहम सुराग होती थी। इसी को शायद डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका मेथड अवलोकन और निगमन का मिश्रण था। वो पहले बेहद बारीकी से सब कुछ देखते थे, हर डिटेल, हर असामान्यता। और फिर अपने ज्ञान के विशाल भंडार, जिसमें मिट्टी के प्रकार से लेकर सिगार की राख तक सब शामिल था, उसका इस्तेमाल करके उन अवलोकनों से तार्किक निष्कर्ष निकालते थे। अच्छा। यह सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं था, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह था, जिसे उन्होंने अपराध की दुनिया में लागू किया। इसी शख्सियत का एक और पहलू है जिस पर काफी बहस होती है और जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी है। कौन सा पहलू? उनका कभी-कभी कोकेन का सेवन करना। ओहो, हाँ, ये बात आती है। बताया गया है कि वो 7% घोल का इस्तेमाल करते थे, खासकर तब जब उनके पास कोई केस नहीं होता था और उनका तेज दिमाग उबने लगता था। देखिए, इस पहलू को उस दौर के संदर्भ में देखना जरूरी है। जैसा स्रोत इशारा करते हैं, हाँ, विक्टोरियन युग। विक्टोरियन युग में आज के मुकाबले कुछ नशीले पदार्थों को लेकर नजरिया अलग था और कानून भी शायद उतने सख्त नहीं थे। अच्छा। कहानी के लिहाज से ये होम्स के किरदार की एक और परत खोलता है। ये उनके अति सक्रिय दिमाग की जरूरत को दिखाता है, एक ऐसा दिमाग जिसे लगातार उत्तेजना चाहिए। मतलब जब केस नहीं तो? हाँ, जब बाहरी दुनिया उन्हें ये चुनौती नहीं दे पाती थी, तो शायद वो इस तरह के साधनों की ओर मुड़ते थे। ये उन्हें सिर्फ एक आदर्श हीरो नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरियों वाला एक जटिल किरदार बनाता है। ये उनकी प्रतिभा की कीमत भी हो सकती है, कह सकते हैं। हर नायक की कहानी में एक दमदार खलनायक जरूर होता है। बिल्कुल। होम्स के लिए वो थे प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी, अपराध का नेपोलियन। हाँ, स्रोत उन्हें यही कहते हैं, अपराध का नेपोलियन। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे रहकर जुर्म का पूरा नेटवर्क चलाता था। सही। कहानी द फाइनल प्रॉब्लम में इन दोनों की चुरांत टक्कर होती है, स्विट्जरलैंड के राइकनबाग फॉल्स पर। हाँ, वो मशहूर सीन। और वहां जो होता है उससे लगता है कि होम्स की कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल। मोरियार्टी का किरदार इसलिए इतना प्रभावी है क्योंकि उसे होम्स के बराबर का बौद्धिक प्रतिद्वंदी दिखाया गया है। हाँ, एकदम बराबर का। वो सिर्फ एक आम अपराधी नहीं, बल्कि होम्स जितना ही चतुर और खतरनाक है। इससे टकराव का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। सही। रैकेनबॉग फॉल्स का वो दृश्य कहानी का एक नाटकीय शिखर है। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रह जाती, ये तर्क बनाम अराजकता या दो असाधारण प्रतिभाओं के बीच वर्चस्व की जंग बन जाती है। हाँ, और इसने पाठकों को तो हिलाकर रख दिया होगा उस समय। जबरदस्त असर हुआ था। जाहिर है होम्स सिर्फ एक या दो कहानियों के हीरो नहीं है। स्रोत कुछ सबसे मशहूर कहानियों और उपन्यासों का जिक्र करते हैं। कौन कौन सी? जैसे द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। इसमें रहस्य और गॉथिक हॉरर का माहौल है। हाँ, वो तो बहुत फेमस है, डरावनी कहानी। फिर लघु कथाओं के संग्रह हैं, जैसे द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स और द मेमोयर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज। हाँ, द साइन ऑफ द फॉर, एक और जटिल केस, और बेशक द फाइनल प्रॉब्लम, जिसका हमने अभी जिक्र किया। इन कहानियों की लोकप्रियता के पीछे कई वजह हैं, जैसा कि इन स्रोतों से अंदाजा लगता है। जैसे द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स अपने डरावने माहौल और रहस्य के लिए जानी जाती हैं। वो अकेली कहानी है जिसमें अलौकिक लगने वाली घटनाओं की छानबीन होती है। हाँ, वो अलग है थोड़ी। और लघु कथाओं का प्रारूप इसने होम्स को घर घर तक पहुंचा दिया। लोग पत्रिकाओं में हर महीने उनकी नई कहानी का इंतजार करते थे। अच्छा, मैगजीन में छपती थी? हाँ, हर कहानी एक नई पहेली, एक नया रोमांच लेकर आती थी, जो पढ़ने वालों को बांधे रखती थी। कॉनन डॉयल ने रहस्य कथा के फॉर्मूले को, कह सकते हैं, सिद्ध कर दिया था। लेकिन यहाँ लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल के बारे में एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो होम्स के किरदार से इतने ऊब गए थे, मतलब इतने थक गए थे लिख कर, कि इन्होंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। द फाइनल प्रॉब्लम 1893 में राइकनबाग फॉल्स पर होम्स को मारकर वो इस किरदार से छुटकारा पाना चाहते थे। अच्छा,
ताकि वो कुछ और लिख सके। हाँ, ताकि वो अपने पसंदीदा ऐतिहासिक उपन्यासों पर ध्यान दे सके। हाँ, ये किस्सा मशहूर है, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो कहानी से भी ज्यादा नाटकीय था। क्या हुआ था? होम्स की मौत पर जनता की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। लोग सचमुच शोक में थे। अरे, कहा जाता है कि लंदन में लोगों ने अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधी, पत्रिकाओं के दफ्तरों पर विरोध पत्र भेजे गए। सच में? इतना ज्यादा? हाँ, पाठकों ने कॉनन डॉयल पर होम्स को वापस लाने के लिए भारी दबाव बनाया। तो मतलब पाठकों ने अपने पसंदीदा किरदार को मरने नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये उस दौर में फैन पावर या प्रशंसक संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, कह सकते हैं। कॉनन डॉयल को आखिरकार झुकना पड़ा। करीब 10 साल बाद 1903 में उन्होंने द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस लिखा। अच्छा, 10 साल बाद? हाँ, जिसमें उन्होंने समझाया कि होम्स असल में मरे नहीं थे, बल्कि मोरियार्टी के बाकी साथियों से बचने के लिए छिप गए थे। वाह, क्या तरीका निकाला वापस लाने का। ये दिखाता है कि एक किरदार जब पाठकों के दिलो दिमाग पर छा जाता है, तो वो सिर्फ अपने रचयिता की मिल्कियत नहीं रहता, वो लोगों का हो जाता है। वो लोगों का हो जाता है। होम्स अब कॉनन डॉयल से भी बड़े बन चुके थे। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ है कि शर्लक होम्स सिर्फ एक जासूस का नाम नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। वो एक विचार है, एक तरीका है दुनिया को देखने का। उनका किरदार जटिल है, एक शानदार दिमाग, कुछ अजीब आदतें। हाँ, एक वफादार दोस्त और साहित्य से लेकर फोरेंसिक साइंस तक पर एक गहरा असर। बिल्कुल, उनकी कहानियों ने जासूसी कथाओं का खाका तैयार किया एक तरह से। हाँ, और जो एक बात इन सभी स्रोतों से उभर कर आती है वो है होम्स का छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। डिटेल्स पर फोकस। हाँ, और उनसे बड़े मतलब निकालना, उनका सूक्ष्म अवलोकन और तार्किक निष्कर्ष पर आधारित होना। वे मानते थे कि जब आप असंभव को हटा देते हैं तो जो बचता है, चाहे वो कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, वही सच होता है। वही सच होता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहाँ जानकारी का सैलाब है, जहाँ डिजिटल सबूत है, फेक न्यूज़ है, हाँ, जहाँ तथ्यों को बड़ी आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो क्या होम्स का तरीका आज भी उतना ही कारगर होगा? क्या सिर्फ अवलोकन और तर्क काफी होंगे? या आज के शर्लक होम्स को नए उपकरणों और नई सोच की जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है और जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक अहम सवाल।